हाँ, तो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति में इस पहले एपिसोड में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे कि व्हाट इज मोशन, गति है क्या। तो गति क्या है, गति क्या है, मोशन क्या है। तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत कहाँ है, तो आप कहेंगे एशिया महादेश में। तो भारत के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एशिया महादेश हो गया। आप कहेंगे बिहार कहाँ है, तो आप कहेंगे इंडिया में, भारत में है बिहार। तो भारत जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बिहार के लिए। क्यों? क्योंकि बिहार को पॉइंटेड करने के लिए, बिहार को बताने के लिए भारत का नाम लिया गया, तो भारत उसका निर्देश तंत्र बना। तो उसी तरह से अगर यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें तो सबसे अच्छी बात होगी। जैसे कि अगर मेरे गति की बात की जाए कि मेरी स्थिति क्या है, व्हाट इज माई पोजिशन, तो अगर मेरे स्थिति की बात की जाए तो मैं इस दीवार या इस बोर्ड की अपेक्षा विराम में हूँ। मैं इस बोर्ड की अपेक्षा विराम में हूँ क्योंकि समय के साथ मेरी स्थिति नहीं बदल रही है। लेकिन मैं सूर्य की अपेक्षा गति में हूँ क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और मैं भी पृथ्वी पे बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, तो मैं भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हूँ। यानी सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी की स्थिति बदल रही है तो मेरी भी स्थिति बदल रही है। तो मैं एक ही व्यक्ति हूँ और मैं इस बोर्ड की अपेक्षा विराम में हूँ और सूर्य की अपेक्षा मैं गति में हूँ। तो एक ही व्यक्ति एक ही समय में विराम में भी हो सकता है और वो गति में भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस प्रकार का लिया गया है, निर्देश तंत्र किस प्रकार का लिया गया है। तो जैसे कि मेरी स्थिति इस बोर्ड की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदल रही है, तो इस निर्देश बिंदु बोर्ड की अपेक्षा मैं विराम में हूँ और सूर्य की अपेक्षा मेरी स्थिति समय के साथ बदल रही है, तो निर्देश तंत्र सूर्य की अपेक्षा मैं गति में हूँ। तो एक ही व्यक्ति एक ही समय में अलग अलग निर्देश तंत्र से तुलना करने पर गति में भी हो सकता है और विराम में भी हो सकता है। तो अगर निर्देश तंत्र को परिभाषित करना हो तो निर्देश तंत्र का परिभाषा क्या होगा। तो बिल्कुल स्लो स्पीड में लिखते हैं ताकि आप इसका चाहें तो घर पर अच्छा सा एक नोट्स भी बना सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि किसी स्थान अथवा वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए एक अन्य जो है पॉइंट की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं, या एक अन्य ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, या एक अन्य खास वस्तु की आवश्यकता होती है, वस्तु की या बिंदु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जिसे उस वस्तु का निर्देश तंत्र कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। तो
किसी स्थान अथवा वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य खास वस्तु की आवश्यकता होती है या खास बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे उस वस्तु का निर्देश तंत्र कहते हैं। तो जैसे मैं विराम में हूं या मैं गति में हूं, तो मैं बोर्ड की अपेक्षा विराम में हूं, बिकॉज माई पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू दी बोर्ड। इस बोर्ड की अपेक्षा मेरी स्थिति नहीं बदल रही है, इसलिए मैं बोर्ड की अपेक्षा विराम में हूं। तो मेरी स्थिति को दर्शाने के लिए एक खास वस्तु इस बोर्ड की आवश्यकता पड़ी, तो यह बोर्ड ही मेरे लिए निर्देश तंत्र बन गया। तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं ए पार्टिकुलर object is required to represent the position of an object, the particular object, या द पार्टिकुलर यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ, क्या पॉइंट, यानी ए पार्टिकुलर पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड क्या, तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। A particular point is required to represent the position of an object, the particular point called frame of reference of the object। तो एक किसी स्थान अथवा वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य खास वस्तु की आवश्यकता होती है, जिसे उस वस्तु का निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे कि अभी देखा गया कि मेरे स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस बोर्ड का सहारा लिया गया कि मैं इस बोर्ड की अपेक्षा विराम में हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि बोर्ड जो है वो मेरा निर्देश तंत्र हुआ। और बच्चों, निर्देश तंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो विराम का वस्तु लिया जाता है या वैसा वस्तु लिया जाता है जो एक समान वेग से गति कर रहा है। तो जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कब लिया जाएगा, किसको माना जाएगा, तो जो वस्तु बिल्कुल विराम में है, रेस्ट में है। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह विराम संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड की अपेक्षा तो विराम में हैं, लेकिन पृथ्वी गति कर रही है तो ये गतिशील है। सूर्य भी विराम में नहीं है, सूर्य भी जिस आकाश गंगा में है वो आकाश गंगा ही गति कर रही है। तो जैसे कि इस रूम में ये जो पंखा है, ये जो फैन है, ये रुका हुआ है, तो रूम की अपेक्षा रुका हुआ है। लेकिन अगर ये रूम ही गति कर रहा हो तो ये पंखा भी गति कर रहा है। उसी तरह ये एक जो आकाश गंगा है गैलेक्सी, उसमें जो सूर्य है, तो आकाश गंगा स्वयं गतिशील है, तो उसके अंदर जो सूर्य है वो भी गति में है। तो नो एनीबॉडी इज इन द एब्सोल्यूट रेस्ट। इस प्रकृति में कोई भी वस्तु पूरी तरह से पूर्ण विराम में नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया कि किसी वस्तु के स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक खास वस्तु की आवश्यकता होती है ना, जिसे उस वस्तु का निर्देश तंत्र कहते हैं। अब जो है गति क्या है, तो गति का डेफिनेशन उसी परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा। ठीक है, गति तो ये क्या है, तो इसे कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी निर्देश तंत्र की अपेक्षा समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है,
समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है तो उसे उस निर्देश तंत्र की अपेक्षा क्या, तो उसे उस निर्देश तंत्र की अपेक्षा गति में कहा जाता है, अपेक्षा गति में कहा जाता है। अन्य निर्देश तंत्र की अपेक्षा वो गति में है या विराम में है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है कि यदि कोई वस्तु किसी निर्देश तंत्र की अपेक्षा समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है तो उसे उस निर्देश तंत्र की अपेक्षा क्या, गति में कहा जाता है। अन्य निर्देश तंत्र की अपेक्षा वो गति में है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with time with respect to a frame of reference, then the object called in motion क्या, then the object called in motion क्या, with respect to that frame of reference, with respect to that frame of reference. तो if an object is changing its position with time with respect to a frame of reference, then the object called in motion with respect to that frame of reference. If my position is changing with respect to the board, then I am in motion with respect to that board. अगर समय के साथ मेरी स्थिति इस बोर्ड की अपेक्षा बदल रही है तो मैं इस बोर्ड की अपेक्षा गतिशील कहलाऊंगा। I will call motive with respect to the board if my position is changing with time with respect to the board. तो उसी तरह से कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पार्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में अगर आपका पोजीशन चेंज कर रहा है तो आप जो है मोशन में कहे जाएंगे। और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि अभी हमने उस पर चर्चा किया था कि अगर इस बोर्ड की अपेक्षा समय के साथ मेरी स्थिति नहीं बदल रही है तो मैं इस बोर्ड की अपेक्षा विराम में हूँ, लेकिन अगर सूर्य को निर्देश तंत्र मान लिया जाए तो उसकी अपेक्षा मैं गति में हूँ, क्योंकि उसकी अपेक्षा मेरी स्थिति बदल रही है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं गति को समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि ए एक ऑब्जेक्ट है और वो 40 मीटर पर सेकेंड से पूरब की ओर जा रहा है। 4 गाड़ियां हैं, ए बी जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से उसी दिशा में, सी जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड से उसी दिशा में, और डी जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से उसी दिशा में। तो मान लिए कि आप अपने छत पर खड़े हैं और आपके मकान के सामने एक हाईवे है और उस हाईवे पर ए जो है एक गाड़ी है, कोई अल्टो 40 मीटर पर सेकेंड से, बी कोई बाइक है 30 मीटर पर सेकेंड से, सी कोई कार है और 60 मीटर पर सेकेंड से, और डी कोई ड्रम गाड़ी है बड़ा वाला, वो भी जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो ए बी सी और डी ये 4 गाड़ियां जो हैं ये जा रही हैं एक ही दिशा में और आप उसे छत से देख रहे हैं। अब आप किसी से पूछते हैं कि बताओ कि ए की गति के बारे में बताओ। आप एक लड़के से पूछते हैं कि ए के गति के बारे में बताओ, तो वो आपसे क्या कहता है?
वो कहता है कि मकान की अपेक्षा ए का वेग, तो इसका मतलब हुआ ए का वेग घटाओ मकान का वेग इक्वल टू, जिसके साथ अपेक्षा जुड़ा हो उसको घटाते हैं। मकान की अपेक्षा ए का वेग, किसका वेग? ए का वेग। किसकी अपेक्षा? मकान की अपेक्षा। तो ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? मकान हुआ। मकान से ए की गति का तुलना किया गया, तो ए का वेग घटा मकान का वेग, तो ए का वेग है 40 मीटर पर सेकेंड, और जो मकान आप देख रहे हैं या बिजली का खंभा देख रहे हैं उसका है 0 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आया? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जिस लड़के से आपने पूछा उसने मकान को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया और उसके रेस्पेक्ट में बताया कि ए का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, यानी जो गाड़ी ए है वो 1 सेकेंड में इस मकान से 40 मीटर आगे निकल जाएगी, 2 सेकेंड में 80 मीटर, 3 सेकेंड में 120 मीटर आगे निकल जाएगी। ठीक है। फिर अपने दूसरे बच्चे से वही सवाल किया कि what do you understand about the motion of the object? तो वो कहता है कि देखो एक के बगल में एक बाइक जा रहा है, मैं उस बाइक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूँ और तब मैं मोशन की चर्चा करता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए का वेग, सिर्फ ए का ही वेग पता करना है, अलग अलग। अब दूसरे बच्चे से उसने कहा कि अरे ये तो मकान को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, मैं बी को जो बाइक है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं, मैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं। किसको? बाइक को। तो ये क्या करेगा? ए का वेग तो पता करना ही है, तो ए का वेग घटाओ बी का वेग, तो ए का वेग बराबर 40 मीटर पर सेकेंड और बी उसी दिशा में जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब मकान के बदले जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी हो गया तो वस्तु का वेग 40 से बदलकर कितना हो गया? तो 10 हो गया। क्या इसका वेलोसिटी गलत है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल सही है। एक जा रहा है 40 से, उसी दिशा में एक 30 से, तो ए का वेग प्लस 10 तो होगा ही, यानी बी और ए अगर एक साथ एक सामने से चलना शुरू करें तो 1 सेकेंड में ए 10 मीटर आगे निकलेगा, हर सेकेंड 10 मीटर आगे निकलता जाएगा, क्योंकि बी 1 सेकेंड में 30 मीटर चलेगा और ए 40 मीटर, तो ए हर सेकेंड में 10 मीटर आगे निकलता जाएगा, यानी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरे बच्चे से आपने पूछा कि बताओ भाई ए के मोशन के बारे में कुछ बताओ, एक्सप्लेन अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो उसने कहा कि देखो कि इसने तो मकान को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, इसने तो बाइक वाले को मान लिया, मैं इसी कार वाले को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूं। तो वो क्या कह रहा है कि सी की अपेक्षा ए का वेग, यानी ए का वेग घटाओ सी का वेग, तो ए का वेग बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, सी का वेग बराबर 60 मीटर पर सेकेंड, यानी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस में भी आ गया, बताओ यानी ए और सी की बात हो रही है, तो ए और सी एक सामने से चलना शुरू करेंगे तो ये 1 सेकेंड में 40 मीटर आगे बढ़ेगा, ये 60 मीटर, यानी सी हर सेकेंड में 20 मीटर आगे निकलता जाएगा ए से। यानी ए के बारे में क्या कहेंगे कि ए पर सेकेंड 20 मीटर बैक मारता जाएगा सी से। दोनों एक सामने से चलना शुरू किए, ये रहा ए, ये रहा सी, ये चला 40 मीटर 1 सेकेंड में, ये चला 60, तो ये कितना पीछे रह गया? 20 मीटर बैक रह गया। तो बैक होता जा रहा है, किसके वेलोसिटी की बात हो रही है? ए के। तो ए का माइनस में आना बता रहा है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने लिया है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उससे ये पर सेकेंड 20 मीटर बैक हो रहा है। ठीक है। और चौथे से पूछा गया कि बताओ भाई, तुम जरा बताओ ए के बारे में। उसने कहा अरे भाई ये तो बी सी को भी मान लिया, मकान को भी, तो बस मेरे पास ये ड्रम गाड़ी बचा हुआ है, तो मैं इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूं।
तो इसने कहा कि d की अपेक्षा a का वेग, यानी d को निर्देश तंत्र मान लिया, तो a का वेग घटाओ d का वेग। अभी बताया जिसके साथ अपेक्षा शब्द जुड़ा हो उसको घटाते हैं। तो a का वेग कितना 40 मीटर पर सेकेंड, d का वेग कितना 40 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये चौथा क्या बोला कि अरे भाई ये a जो है वो d के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट A is in rest with respect to the object D और ऑब्जेक्ट D is in the rest with respect to the A। A D की अपेक्षा रेस्ट में है या D A की अपेक्षा रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ रेस्ट की भी बात आ गई। जब D को फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो A को रेस्ट मान लिया, यानी मान लो A यहाँ है D यहाँ है, दोनों 40 से चल रहे हैं, तो दोनों के एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो A के रेस्पेक्ट में D रेस्ट में है और D के रेस्पेक्ट में A रेस्ट में है। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने क्यों लिया? ये एग्जाम्पल हम लोगों ने इसलिए लिया कि एक ही ऑब्जेक्ट था A और अलग अलग जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया तो उसका अलग अलग वेलोसिटी मिला, कभी +40, कभी +10, कभी -20, कभी 0। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका मतलब है कि किसी वस्तु का विराम में होना या गति में होना उसके विराम या गति में होने पर निर्भर नहीं करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका निर्देश तंत्र किस प्रकार का कैसा लिया गया है। यानी रेस्ट और मोशन, पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not depend upon its motion or rest, it's only depends upon the taken frame of reference only। तो निर्देश तंत्र पर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट या माइनस या प्लस निर्भर करता है, उसके अपने पर्सनल मोशन पे नहीं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है A और उसका अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने पे अलग अलग ये मोशन आपको मिले। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और नोट करके आप जो है इसका एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग इसी में थ्योरी वाइज कुछ न्यूमेरिकल्स को एक्सरसाइज करते हुए ताकि क्लियर होता जाए देखेंगे, और अलग से कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो है हो सके। तो अभी बच्चों हम लोग बात करेंगे दूरी और विस्थापन के जो है संबंध में। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो आप जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और ये जो दूरी है ये क्या है? ये अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है, यानी इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। और ये क्या है? सदिश है, यानी इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये दूरी है क्या? तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता, द्वारा तय किया गया पथ ही दूरी है। और यह क्या है? तो यह शून्य नहीं हो सकता, और यह ऋणात्मक नहीं हो सकता,
यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह हमेशा धनात्मक ही है। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा भी पथ तय किया है, थोड़ा भी रास्ता ऑब्जेक्ट ने तय किया है, तो इसका जो है डिस्टेंस वो 0 नहीं हो सकता या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्योंकि ट्रेवल माइनस में तो नहीं करेगा, -5 मीटर, -10 मीटर, ये तो पॉसिबल है नहीं। भले अब हाइड्रोजन परमाणु का रेडियस है 10 का पावर -15 मीटर, बहुत छोटा हुआ, लेकिन प्लस में है, माइनस डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो बहुत छोटा हो सकता है। क्योंकि अगर कुछ भी रास्ता तय किया गया है तो कुछ ना कुछ तो है, और इसमें सिर्फ परिमाण होता है, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, यानी दूरी आपको पता हो तो आप किसी पॉइंट के पास नहीं पहुंच सकते। जैसे आपसे कहा जाए यहां से 10 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको ये पेन दे के आओ, अरे भाई 10 मीटर दूरी पर 50 को व्यक्ति खड़ा है, किसको ये कलम देना है? या हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है वो खोज रहे हैं, वो है ऊपर 10 मीटर या पॉइंट से 10 मीटर नीचे, तो फिर उस पॉइंट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस पता होने पर यू कैन नॉट रीच टू द पॉइंट इफ यू हैव डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बस। और ये क्या है? तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा है, ठीक है। इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा है ये। तो सीधी रेखा का मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है ये। क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या है? विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या द मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस between 2 positions of an object, between 2 positions of an object called its displacement। अब ए से कोई ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, पूरा दुनिया घूम करके बी पर चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी को मिलाने वाला सीधा रेखा हो गया। और यह क्या है? यह शून्य हो सकता है, यह शून्य हो सकता है। कौन? विस्थापन। क्यों? क्योंकि अगर ए से चला ऑब्जेक्ट पूरी दुनिया को घूम करके फिर चला आया ए पर, तो ए और ए एक ही पॉइंट पे आ गए, तो फिर दो अलग अलग पॉइंट हुए नहीं कि उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, या उनको आप स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। इसलिए जो है ये 0 हो सकता है, और यह ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक आया है 10 मीटर, तो वह प्लस 10 मीटर कहलाएगा सीधे अगर आया है, और पी से फिर क्यू तक इस दिशा में आया है 5 मीटर, तो वो कहलाएगा -5 मीटर, ठीक है। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, और विस्थापन क्या हो सकता है बच्चों? तो शून्य भी हो सकता है। तो द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता ही इसका दूरी है। तो दूरी जो है
बराबर भी हो सकता है विस्थापन के। कब? जब एक सीधी रेखा में कोई ऑब्जेक्ट